आप मेहनत करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करें, जो भी टेस्ट सीरीज आप चूज कर रहे हैं उसको PYQ से कंपेयर करें एंड रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। एंड करंट अफेयर्स के लिए रेगुलरली न्यूज़पेपर और कोई भी एक वेबसाइट फॉलो करते रहे। प्रीलिम्स के सोर्सेज 3 अटेम्प्ट है तो बहुत बार चेंज किए हैं, बहुत चीज़ें ट्राई की है, मुझे नहीं पता व्हाट इज दैट वन मैजिक वेबसाइट, बट एट द एंड ऑफ द डे आई कैन टेल यू दैट इफ यू रीड द न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली फॉर 1 ईयर दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू बी अवेयर। एक फाउंडेशन सेट हो जाता है और उस पर आप वैल्यू ऐड कर लीजिए किसी भी एक वेबसाइट को फॉलो करके। बेसिक बुक लिस्ट तो स्टैंडर्ड बुक्स आई थिंक हम सभी करते हैं, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए NCERTs की, एंड एनवायरनमेंट के लिए 2-3 ऑप्शंस थे, बट कोई भी एक किताब उठा लीजिए मार्केट से। मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में था एंड पर मुझे ये देखना था कि मेरी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं। आई फेल्ट दैट आई वुड बी बेटर एबल टू मैनेज अ सब्जेक्ट जहाँ पे राइटिंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स आए। Since IR was such a contemporary and interesting subject, I felt that PSIR would be the right choice for me. I think मैंने 2 साल यही एनालाइज किया है कि प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ, तो इसमें मतलब आप एनालाइज करिए विच क्वेश्चंस यू आर गेटिंग रॉन्ग एंड क्यों गलती कर रहे हैं। अगर सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं वो तो मतलब सिन है, तो मेरे 2-3 सिली मिस्टेक्स कम करूं, वहाँ पे कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे, 2-3 सोर्सेज बढ़ा दूं, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहाँ पे मैं वीक हूँ, तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने अपने वीकनेसेस पे काम किया और अपने पेपर को बार बार एनालाइज किया। कम से कम 10 बार तो एनालाइज किया है दोनों पेपर कि मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज यूज़ की है, कोई एक टेस्ट सीरीज नहीं थी। आप मार्केट में जाके कोई भी टेस्ट देख लीजिए और उसको PYQ से कंपेयर कीजिए कि हाउ क्लोज इट इज टू द UPSC पैटर्न एंड देन सी व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। मैंने अराउंड 90 क्वेश्चंस में हमेशा करती हूँ, तो मे बी 92-93 क्वेश्चंस किए होंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार UPSC CSE में रैंक 2 प्राप्त की है। DKT के इस वीडियो के थ्रू मैं अपने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंस क्या है इस पूरे एग्जामिनेशन में। दो प्रीलिम्स आपका रैंक डिसाइड नहीं करता, बट प्रीलिम्स विल डिसाइड कि आप मेंस एग्जाम देंगे कि नहीं, एंड देयरफॉर आपका इंटायर 1 ईयर वो वेस्ट होता है या यूटिलाइज होता है, दैट crucially depends on the prelims paper. Now the first thing that we will talk about is the timeline जो मैंने prelims के लिए follow की, या कितने महीने कितना time sufficient है prelims की तैयारी करने के लिए। So I would say कि अगर आप एक first timer या एक beginner हैं तो at least 6 months exclusive preparation for prelims करनी चाहिए। This is what I did for my preparation. मैंने December, January onwards ही prelims की preparation start कर दी थी। बिकॉज CSAT भी इतना टफ होते जा रहा है, तो आई थिंक आपको 1 मंथ CSAT के लिए भी लग जाते हैं, तो 5 to 6 मंथ ऑफ प्रिपरेशन एज अ बिगिनर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर प्रीलिम्स। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ कंफर्ट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप अपना टाइमिंग खुद डिसाइड कर सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट इज द सोर्सेज दैट आई फॉलोड फॉर प्रीलिम्स। तो जो भी सोर्सेज मैंने प्रीलिम्स के लिए फॉलो की वो जनरली टॉपर वीडियोस से इंस्पायर्ड थी, एंड मोस्टली सभी लोग सिमिलर सोर्सेज फॉलो करते हैं। मैं अपने सोर्सेज आपको बता देती हूँ। पॉलिटी के लिए मैंने M लक्ष्मीकांत बुक को फॉलो किया था। इसके अलावा जो क्लास 11th NCERT है फॉर पॉलिटी, वो भी मैंने फॉलो किया था फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब। पॉलिटी के बाद जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। अब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का वेटेज ज्यादा है इन प्रीलिम्स, सो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स फॉलो किए थे। एंड थर्ड सब्जेक्ट दैट वी हैव इज इन्वायरमेंट। प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट का रोल बहुत ज्यादा है, एंड देयरफॉर मैंने PMFIS की बुक रेफर की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो मैपिंग है ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स एक्सेट्रा, इनको यूट्यूब चैनल्स के थ्रू कवर किया था। एक परचम क्लासेस है जिसके थ्रू मैंने मेमोरी टेक्निक से वेटलैंड्स और इन सब की मैपिंग लर्न की थी। फोर्थ सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। आई थिंक ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते फॉर द स्टैटिक पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बट जो इस बार प्रीलिम्स में देखा गया कि अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर जो कि मैपिंग से रिलेटेड थे। देयरफॉर ज्योग्राफी में स्टैटिक पार्ट कवर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैपिंग करना हो चुका है, चाहे वो रिवर्स की मैपिंग हो या फिर प्लेसेस इन न्यूज हो। सो दैट पार्ट शुड बी डन मोर रिलीजियसली, क्योंकि उससे आपको काफी मार्क्स मिल सकते हैं। आई थिंक साइंस एंड टेक हमारे पूरे प्रीलिम्स का एक अनसंग हीरो है। साइंस एंड टेक से 12 to 13 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, और अगर हम उसको कैटेगोरिकली डिवाइड कर सके तो 2 एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स है साइंस की न्यूज में, जैसे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी या फिर कोई स्पेस मिशन। एंड जो सेकंड पार्ट है वो है बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ वाला पोर्शन। सो फॉर द बायोटेक एंड हेल्थ पोर्शन मैंने एसेंशिया बुक को रेफर किया था, विच इज फ्रॉम यूनिक पब्लिकेशन। उस बुक में दो इट्स अ 500 पेज बुक, आई ओनली रेफर टू 60 to 80 पेजेस ऑफ दैट बुक, जो कि बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ एस्पेक्ट को कवर करता है। जो दूसरा पोर्शन है विच इज द टेक्नोलॉजीज इन न्यूज, वो सिर्फ और सिर्फ PT 365 विजन के एनुअल कंपाइलेशन से मैंने कवर किया था। सो दिस इज अबाउट साइंस। इवन वो लोग जो कि साइंस बैकग्राउंड से हैं, आई वुड से कि ये बहुत ही एक इजी फ्रूट है, इजी लो हैंगिंग फ्रूट है, जो आप इजिली कैचअप कर सकते हैं। एंड फॉर नॉन साइंस बैकग्राउंड पीपल ऑल्सो यू कैन यूज वीडियोज फ्रॉम टेडेड, जो कि टेक्नोलॉजीज लाइक CAR-T सेल थेरेपी को बहुत इजीली एक्सप्लेन करता है, एंड द knowledge that you gain remains in your memory for a long period of time. So this is what I did for science. Now the third thing that we'll talk about is priority of subject while preparing prelims. तो I think सबसे ज्यादा importance जो आपको देना चाहिए वो होगा for subjects like polity, economy and environment. And even ancient history को आप थोड़ा ज्यादा prioritize कर सकते हैं as compared to modern history, क्योंकि given the number of questions जो ancient history से बढ़ते जा रहे हैं, modern history से थोड़े कम होते जा रहे हैं. And the fourth in priority would be CSAT. आप उसको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटाइज करें than subjects like art and culture also, because it is so important. So the next thing we'll talk about is prelims में static subject versus current affairs किसको ज्यादा importance दें. I think current affairs का रोल है prelims में, but जो static subject है you can bank upon them, क्योंकि कितना भी disruptive paper होगा उसमें static portion would always be more than the current affair portion. But जो भी static portion है उसको एक analytical bend of mind से पढ़ना ज्यादा important हो चुका है अब, because even if you look at this year's paper, तो उसमें जो पॉलिटी से भी क्वेश्चंस पूछे गए, दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम स्टैटिक ओनली। अगर हम बात करें द क्वेश्चंस आर फ्रॉम which were asked from राज्यसभा, या जो रिवर्स के क्वेश्चंस हैं वो सब स्टैटिक इंस्पायर्ड क्वेश्चंस हैं। बस ये है कि आप उसको थोड़ा और गूगल करें, मे बी उसको मैप्स पर देखें, तो आपको ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मिलेगा। नेक्स्ट थिंग दैट वील टॉक अबाउट इज करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है। मैंने जो किया था, आई रेड द हिंदू ऑल थ्रू आउट द ईयर, एंड प्रीलिम्स के कुछ टाइम पहले आई यूज्ड टू डू करंट अफेयर्स कंपाइलेशन PT 365 फ्रॉम विजन IS, एंड उन कंपाइलेशंस को आई यूज्ड टू डू स्पेसिफिकली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड टेक, क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। सेकंड, आई वुड डू इट फॉर इकोनॉमी एंड आई वुड डू इट फॉर एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। फॉर सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट एंड कल्चर मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था, उसका कॉस्ट बेनिफिट उतना ज्यादा नहीं है। इवन फॉर पॉलिटी, आप जो पॉलिटी कि आपका PT 365 है, आप उसका स्टैटिक पोर्शन देखिए, उसमें जो भी प्रोवाइडेड है, एंड जो भी करंट अफेयर है उससे रिलेटेड स्टैटिक को जाकर के लक्ष्मीकांत से मे बी एक बार फिर से रिवाइज कर लें, दैट इज मोर हेल्पफुल। So this is how I did current affairs for prelims. The next thing that we'll talk about is CSAT. CSAT has become very important, क्योंकि आप इस गेम में all together रहेंगे कि नहीं is being decided by CSAT now. तो being from a non-maths background, मैंने कैसे CSAT cover किया, I'll tell you. So I relied on reading comprehension more than I did on mathematics portion. So how did I prepare CSAT का part of reading comprehension? मैंने UPSC के previous year comprehensions और उनके official answer keys पर focus किया। एंड जो CSAT में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम कैट और एनी अदर एग्जामिनेशन, तो वो कॉम्प्रहेंशन यहाँ यूजफुल नहीं है ज्यादा। द सेकेंड थिंग इज रीजनिंग। तो जो रीजनिंग में टॉपिक्स है लाइक सिलोजिज्म, ये टॉपिक्स या फिर ब्लड रिलेशन, दे कैन बी इजीली कवर्ड फ्रॉम एनी यूट्यूब चैनल। मैंने करियर राइट करके एक यूट्यूब चैनल है, वहां से इसके टिप्स ट्रिक्स करके सॉल्व किया कि किस तरीके से आई विल बी एबल टू सॉल्व इट एक्यूरेटली इन अ लेसर अमाउंट ऑफ टाइम। तो रीजनिंग कर लिया बिकॉज उसको कंपैरेटिवली मैथ से इजी लगा वो मुझे। एंड द थर्ड थिंग दैट आई डिड वाज मैथमेटिक्स। उसमें से मैंने सिलेक्टिव चैप्टर्स पिकअप कर लिए, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, HCF, LCM, age. These were chapters that could be easily done as compared to permutation, combination, probability. जो मुझे लगा ये chapters बहुत मेहनत करने के बाद भी accuracy नहीं आ सकती है। So even if you are from a non-maths background, सबसे पहले तो UPSC CSAT papers को analyze करना है कि वो किस chapters पर ज्यादा focus कर रहे हैं, and then उन chapters को proper time दे करके उसको cover करना है, because CSAT has become very important these days.
Last thing that we'll talk about is the importance of mock and mock test series in prelims. अगर आप एक first timer हैं, so I think the importance of mocks is more because what do mocks actually help you do? A, it helps you revise your syllabus better. आपको पता चल जाता है कि आपने जो भी पढ़ा है, आपकी recall capability कितनी है, आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है. सेकेंड, आप यूपीएससी एग्जामिनर के ऑप्शन सेटिंग की मेंटालिटी को देख पाते हैं. नाउ बिकॉज द पैटर्न हैज चेंज्ड, लास्ट ईयर भी ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर टाइप ऑफ ऑप्शंस थे, जहां पर जहां पर एलिमिनेशन टेक्निक इज नॉट गोइंग टू वर्क. तो आपको ये ओनली 1 पेयर और ओनली 2 पेयर टाइप के टेस्ट मिल जाएंगे मार्केट में, बिकॉज दे आर ऑल्सो अपडेटिंग देमसेल्व्स एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सो आपको उस तरीके से अपने ब्रेन को फंक्शन कराना है कि आप वो टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाते हैं. Second, it will help you in analyzing the number of questions that you would attempt. I generally attempted 80 to 85 questions, but now, given the unpredictability, I think attempting on a higher side would be better. So somewhere around 85 is the minimum that I think you should attempt in this paper. And third thing that mocks help you is decide your strategy on the day of exam कि मैं first reading में कितने questions करूंगा, second reading में कितने questions करूंगा, and then finally अगर मुझे maximum number of questions मेरे 50 to 60 ही हुए हैं after first and second reading, how much is the amount of guess that I take and what is my accuracy when I take those guess. The last tip that I would give on the day of your prelims examination, this is something that I did not do in my first attempt. प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 1 देकर आने के बाद जो 2 आवर्स बचते हैं, दैट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम. आप पैनिक में होते हैं कि आपका पहला पेपर कैसा गया. देयर आर लॉट ऑफ रिएक्शंस जो आपको ऑनलाइन टेलीग्राम पर मिलेंगे. व्हेन यू टॉक टू पीपल ऑन द सेंटर यू विल गेट. सो आई थिंक स्टे अवे फ्रॉम एवरीथिंग. अपना फोन ना यूज करें उस 2 घंटे में. मे बी फोकस ओनली ऑन योर सीसैट पेपर. कुछ बेसिक फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिया या मे बी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया ताकि आप उस सॉल्व करने वाले एटीट्यूड में आ जाए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. प्रीलिम्स के लिए आई वुड ऑल्सो लाइक टू डिस्कस द एग्जाम हॉल डे स्ट्रैटेजी. एक दिन पहले क्या करना चाहिए, एग्जाम के दिन आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए. तो 1 डे बिफोर द एग्जाम नेचुरल होती है बहुत एंजाइटी होना. आई थिंक तीनों स्टेजेस में सबसे ज्यादा एंजाइटी मुझे प्रीलिम्स के टाइम पर होती थी, एंड इट इज वेरी नेचुरल क्योंकि प्रीलिम्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. तो मेरी स्ट्रैटेजी बस यही थी कि 8 या 9 बजे आई स्लीप and अच्छा good 8 hours of sleep मैं ले सकूं so that I wake up at 5:30. Also 1 day before the exam आपको क्या रिवाइज करना चाहिए. So I used to revise subjects जो मुझे लगता था कि बहुत बार पूछे जा सकते हैं. So I would revise something from polity. तो 2 या 3 घंटा का भी polity देख लिया, ancient history देख लिया और mapping देख लिया. These were the 3 things that I used to see just before going into the exam hall. और उस दिन फिर सुबह 5:36 आप जब भी उठो एंड चेक योर डॉक्यूमेंट्स. यू हैव योर फोटोग्राफ, यू हैव योर एडमिट कार्ड. आपने अपना सेंटर 2-3 बार क्रॉस चेक किया है. मे बी एक बार हो सके तो 1 डे बिफोर यू कैन गो एंड विजिट योर सेंटर ऑल्सो. आपके पास एक क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, एक वॉच होनी चाहिए विच इज नॉट अ डिजिटल वॉच ताकि वो उसको डिक्लाइन नहीं कर पाए. These are some essentials that you should definitely check. और जब आप वहां जाएं, reach on time, अपने सीट पर जाकर बैठे, relax for 10 minutes and जो भी भगवान का नाम लेकर और whatever you want to start your paper, अपना पेपर स्टार्ट करें and give your 2 hours, utilize them very effectively. What I did, मैं initial 40 minutes में first reading करती थी पेपर का. फर्स्ट रीडिंग में 2 चीजें करती थी. जो क्वेश्चन बहुत ही श्योर है कि ये तो डेफिनेटली करेक्ट है, आई वुड टिक मार्क देम कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन. और जो क्वेश्चन एकदम भी नहीं आता, आई वुड ऑल्सो क्रॉस देम कि ये नहीं करना. दिस इज 2 थिंग दैट आई डिड इन माई फर्स्ट रीडिंग. तो प्रिलिमिनरी वो 100 क्वेश्चन फिल्टर आउट हो गए. आई वुड नॉट सर्कल देम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो अभी मैंने OMR पे सर्कल नहीं किया. फिर आई विल डू माई सेकेंड रीडिंग अप्रोक्सीमेटली 30-40 मिनट्स लेकर के. फिर से उसमें आई ट्राई टू डू क्वेश्चन जिसमें मुझे थोड़ी श्योरिटी है या 30-40% चांसेस है कि वो गलत हो सकते हैं, बट देन मेजॉरिटी चांस है कि वो सही हो जाएंगे. एंड ये दोनों फर्स्ट और सेकंड रीडिंग मिलाकर कुछ 50-55 क्वेश्चंस आई विल डू. और उसके बाद जब 1 hour 10 minutes या 20 minutes हो गया, आई विल गो एंड सर्कल देम इन द OMR. OMR में सर्कल बहुत ही ध्यान से करना है एंड इतना अच्छे से करना है कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, बिकॉज बहुत मुश्किल से यू हैव बीन एबल टू रीच 50-55 क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी. यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज 1 क्वेश्चन हियर. इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले. जो थर्ड रीडिंग होगी मेरी फाइनल रीडिंग, वो लास्ट के 40 मिनट्स में, उसमें आई ट्राई टू रीच की 55 से मैं 85 तक पहुंच जाऊं. ये 30 क्वेश्चन करने के लिए
आई वुड रीड वन क्वेश्चन वेरी केयरफुली और थोड़ा सा गेस वर्क करके और साइमल्टेनियसली आई वुड फिल, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको 40 मिनट्स कब खत्म हो जाएंगे और फिर आपको OMR फिल करने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा. So in the last reading, I would do one question. I will fill it simultaneously in the OMR sheet. और लास्ट तक जब 82-85 पर मैं रहती थी जनरली, तब तक टाइम भी फिनिश हो जाता था एंड आई वुड बी डन विथ माई OMR शीट ऑल्सो. दिस इज व्हाट आई डिड फॉर द फर्स्ट पेपर. फिर 2 घंटे का ब्रेक होता था.